नमस्कार दर्शक मित्रों। नीलेश भाई मांगलेवाला अब हमारे लिए नया नाम नहीं है। वैसे तो देश के लिए भी ये नया नाम नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी ने उत्साह से अंगदान के क्षेत्र में काम किया है तो नीलेश भाई का नाम अग्रिम स्थान पे आता है। हमने एक एपिसोड उनके साथ किया समझने के लिए कि अंगदान क्या चीज होता है। दर्शक मित्रों, आज मैं आपको फक्त के साथ बता सकता हूं कि नीलेश भाई की जो प्रवृत्ति है उसके जरिए आज तक के आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको। 217 लीवर, 270 लीवर, 498 किडनी, 51 हृदय, 39 लंग्स फेफड़ा, 8 पेनक्रियास स्वादुपिंड, 4 हाथ और 397 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट यानी आंख, कुल मिला के 1224। शाबाशी देने का मन होता है। शाबाश, शाबाश नीलेश भाई, वेल डन, वेल डन। और ये अप्रिशिएशन के साथ हम आपको वेलकम करना चाहेंगे नीलेश भाई। स्वागत है आपका हमारे ये चैनल पे। हमारे दर्शक मित्रों की ओर से, मेरी व्यक्तिगत हैसियत से हमें खुशी है आप फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। आपके साथ ये दूसरा एपिसोड है हमारा, और आज हम जो किया पहले एपिसोड में उससे कुछ आगे जाना चाहेंगे। पहली बात कि ये जो अंगदान की प्रक्रिया है वो, जैसे मैं समझता हूँ, किसी न किसी कायदे के तहत नियंत्रित है। हम गुजरात की बात करेंगे आज। तो गुजरात में ये कायदा क्या है और उसके तहत मंजूरी लेने के लिए क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है और आपका रोल उसमें क्या रहता है? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 94 में लॉ बना था होटा, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, और उनके बाद में 97 में अहमदाबाद में पहला कैडेवरी किडनी का ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में हुआ था। और उनके बाद में जो सूरत से 2006 से एक्टिविटी की शुरुआत हुई और 2019 तक एक एनजीओ के माध्यम से ये एक्टिविटी चल रही थी। एक पूरा मॉडल बनाया था कैसे ऑर्गन्स का डोनेशंस होता है, और उस समय एलोकेशंस की जो कोई गाइडलाइन नहीं थी, तो पूरे जो ऑर्गन्स है वो अहमदाबाद की इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर को दिया जाता था और वहां से उसका ट्रांसप्लांट होता था। हमारे देश में जो ऑर्गन एलोकेशंस और अवेयरनेस का जो कार्य है वो नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में चलता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आता है। नोटो ने पूरे देश में ऑर्गन डोनेशंस की अवेयरनेस और एलोकेशंस के लिए 5 रोटो बनाए हैं, 5 रीजन बनाए हैं, उसमें अलग अलग राज्यों को डिवाइड किया हुआ है। हमारा गुजरात आता है रोटो मुंबई के अंदर। रोटो मुंबई में 5 स्टेट आते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और उनके बाद में आता है सोटो, यानी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ का विषय जो है वो स्टेट का विषय है, लेकिन सोटो बनने के कारण से स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू करना होता है और उनके माध्यम से पूरी एक्टिविटी की नोटों की गाइडलाइन के हिसाब से चलानी पड़ती है। गुजरात दूसरे राज्यों से अलग है। दूसरे राज्यों में ऑर्गन एलोकेशंस का लॉ बना, यानी सोटो बना, और उनके बाद में ऑर्गन डोनेशंस की प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। लेकिन गुजरात में जो ऑर्गन डोनेशंस की प्रवृत्ति तो सालों से चल रही थी, लेकिन सोटो बना मार्च 2019 में। जी डॉट गाइडलाइंस बनी। वी यानी गुजरात, डॉट यानी
डिजीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो जी डॉट गाइडलाइन हमारे गुजरात में 90 मार्च 2019 में बनी और उनके तहत ये ऑर्गन्स का अवेयरनेस और एलोकेशन का काम सोटो के माध्यम से अभी पूरे गुजरात में हो रहा है सर। यानी आपने जैसे कहा कि सोटो के माध्यम से पूरे गुजरात में ऑर्गन डोनेशन का जो काम है वो नियंत्रित है। तो क्या पद्धति क्या है? कोई राजकोट में डोनेट करना चाहता है किडनी और कोई सूरत में करना चाहता है, तो कहाँ जाएगा वो? सर मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज गुजरात में कुल 123 ऑर्गन एंड टिश्यू रिट्राइवल सेंटर और ट्रांसप्लांट अस्पताल मिला के टोटली 123 अस्पताल रजिस्टर्ड है सोटो के अंदर। अभी गुजरात में किसी को भी कोई भी ऑर्गन्स की जो ऑर्गन्स गुजरात में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं आज की तारीख में गुजरात में किडनी, लीवर, पैनक्रियास, हार्ट और लंग्स के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति को कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो गुजरात में जो ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है, जो अस्पताल में वो ट्रांसप्लांट कराना चाहता है वहां पे नाम रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और वो अस्पताल उनका नाम उनके जो पूरे रिपोर्ट्स के साथ में सोटो के अंदर रजिस्टर्ड करवाता है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है और सोटो के माध्यम से जब भी ऑर्गन्स आते हैं तो सोटो के माध्यम से उनका एलोकेशंस किया जाता है। अभी सोटो में जो एलोकेशंस की जो प्रक्रिया है वो तो क्या प्रक्रिया है वो मैं पूरा तो आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं इतना मैं आपको बता सकता हूं। किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए उनमें मार्किंग सिस्टम दिया हुआ है कि व्यक्ति कितने समय से डायलिसिस के ऊपर है, उनके परिवार में से कोई ऑर्गन दे सकता है कि नहीं दे सकता है, उनकी उम्र कितनी है, मेल है फीमेल है, एक बार उनका ट्रांसप्लांट हुआ है नहीं हुआ है, उनकी उम्र कितनी है, बच्चे हैं, उसी हिसाब से उसका मार्क दिया गया है और उनके हिसाब से उनका एलोकेशंस होता है। किडनी के अंदर जब भी एलोकेशंस होता है तभी HLA मैचिंग भी दिया जाता है। जो HLA मैचिंग के हिसाब से उनको और किडनी का एलोकेशंस दिया जाता है। जो सरकारी अस्पताल में से जो भी ऑर्गन्स डोनेट होते हैं वो पूरे जो ऑर्गन्स है वो सरकारी अस्पताल को ही अलॉट किया जाता है। प्राइवेट अस्पताल से जो भी ऑर्गन्स डोनेट किए जाते हैं उनमें से जो क्रमानुसार जो अस्पताल है उनको एलोकेशंस किया जाता है। जो लीवर है उनके अंदर मेल स्कोर देखा जाता है, MELD, जिसका मेल स्कोर ज्यादा होता है उनके हिसाब से उनका एलोकेशंस होता है, वो भी क्रमानुसार ही होता है। जब भी हमारे पास कोई भी ब्रेन डेड पेशेंट होता है या गुजरात में कहीं पे भी कोई भी ब्रेन डेड पेशेंट है तो उनकी इंफॉर्मेशन पहले सोटो को दी जाती है। उनके जो मरीज है उनके पूरे जो रिपोर्ट्स है वो भी सोटो को इन्फॉर्म किया जाता है कि और कौन से ऑर्गन्स का डोनेशन करना है वो भी सोटो को इन्फॉर्म किया जाता है। और उनके साथ में जो एपनिया टेस्ट है, जो ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए एपनिया टेस्ट कंपलसरी है, वो एपनिया टेस्ट का रिपोर्ट सोटो में भेजा जाता है। सोटो से वो अप्रूव होता है, सोटो से इंफॉर्मेशन मिलती है यस एपनिया टेस्ट पॉजिटिव है, तभी ये ऑर्गन डोनेशंस की प्रक्रिया चलती है। और एपनिया टेस्ट करने के लिए हर एक OTRH यानी कि ऑर्गन एंड टिश्यू रिट्राइवल हॉस्पिटल के अंदर एक ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेरेशन कमिटी होती है। वो 4 डॉक्टर की कमिटी होती है, वो उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं और फॉर्म नंबर सरकार का फॉर्म नंबर 10 होता है, उनके अंदर सभी डॉक्टर साइन करते हैं और ये सभी रिपोर्ट्स और वो सब सोटो की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाता है। और उनके बाद में सोटो जो है, मैंने जो आपको बताया कि जो उनका क्रम आता है उनके हिसाब से सोटो ऑर्गन्स का एलोकेशंस करती है सर। काफी डिटेल इंफॉर्मेशन दी आपने। पहले ही जो मैंने लिस्ट बताया था दर्शक मित्रों, उसमें लीवर, किडनी, हृदय, फेफड़ा, स्वादुपिंड, हाथ और कॉर्नियल ट्रांसफर गुजरात में होती है।
नीलेश भाई, इसके अलावा भी कोई ऑर्गन रह जाता हो तो? सर 2 साल पहले, शायद 2 साल पहले हमारे यहाँ गुजरात में IKDRC में यूट्रस का भी ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन वो लाइव ट्रांसप्लांट था। डॉक्टर विनीत मिश्रा साहब ने वो ट्रांसप्लांट किया हुआ था। तो यूट्रस के ट्रांसप्लांट की भी मंजूरी मिली हुई है। अभी तो मैक्सिमम जितने भी हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है उनका डोनेशंस हो सके उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक ही बात लोगों को समझाते हैं कि शरीर तो जल के राखी हो जाने वाला है। उससे अच्छा है कि भगवान ने जो ये मिलकत हमें दी है, जो ईश्वर ने हमें जो ये मिलकत दी है, वही मिलकत हम ईश्वर को ही, कोई संतान को जो जिसकी किडनी खराब है, लीवर खराब है, हृदय खराब है, फेफड़े खराब है, उनको डोनेट करके उनको नई जीवन दे, वो मिशन लेके चल रहे हैं सर। नरेश भाई, हम अक्सर पढ़ते हैं अखबारों के जरिए कि हृदय एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, निर्धारित समय में ले जाना होता है, तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं। ये क्या है, कॉरिडोर क्या है? सर हृदय का ट्रांसप्लांट रेस अगेंस्ट टाइम है। हृदय का ट्रांसप्लांट 4 घंटे में कंप्लीट कर देना पड़ता है, और वो समय शुरू होता है जब भी जो ब्रेन डेड पेशेंट है उनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं, उनका चेस्ट ओपन करके हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद करते हैं, वहां से वो समय शुरू होता है। और हार्ट को प्रोक्योर करके फिर अस्पताल से एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट या तो कमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से देश के कोई भी कोने में पहुंचाना होता है। और वहां से वापस एयरपोर्ट से जो रिसिपिएंट अस्पताल है वहां पहुंच के जो मरीज है उनमें हार्ट ट्रांसप्लांट करके उनका ब्लड सप्लाई शुरू करना, ये समय होता है सिर्फ सर 4 घंटे का। तो एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो उसीलिए उनको ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाता है। ग्रीन कॉरिडोर यानी जब भी हार्ट को लेके डॉक्टर्स की टीम, हमारी टीम साथ में एयरपोर्ट के लिए निकलती है, तभी रास्ते में जितने भी सिग्नल उसको ग्रीन किया जाता है, यानी कि कहीं पे भी गाड़ी रुकती नहीं है, पूरा कॉन्वे बनाया जाता है। उसमें पुलिस की वार्निंग कार होती है, पायलट कार होती है, एस्कॉर्ट कार होती है, साथ में एम्बुलेंस होती है, डॉक्टर्स की कार होती है। इसी हिसाब से पूरा कॉन्वे बना के कम से कम समय में ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट के माध्यम से देश में कोई भी कोने में पहुंचा के ये हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये जो ग्रीन कॉरिडोर के वजह से आज बहुत ही अच्छा हुआ सर। मैं वो भी बता, ये तो हार्ट और लंग्स के लिए मैं बात करूं, लेकिन हम लोगों ने सूरत से अहमदाबाद तक का भी हमने ग्रीन कॉरिडोर बनवाना शुरू किया है। सूरत शहर पुलिस और हमारे राज्य के विविध शहर और ग्राम्य पुलिस का उनमें बहुत ही सहयोग मिला है, क्योंकि सूरत से अहमदाबाद तक का बाय रोड का जो रास्ता है करीबन 4-5 घंटा हो जाता है। और लीवर में जितने कम समय में लीवर का ट्रांसप्लांट हो तो वो ज्यादा अच्छा है। जो क्लेम किया वहां से फिर लीवर जितने कम समय में वो अच्छा है, तो इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट उनके लिए भी अभी तो पूरा सूरत से अहमदाबाद तक का बाय रोड का भी ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से रास्ते में कोई भी सिग्नल्स जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स नहीं होता है, और कम समय में जो ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है वहां पे ऑर्गन्स को पहुंचाया जा सकते हैं सर। तो ये सब आप जो बताते हैं बाय रोड ले जाने का, क्या रोड से ले जाने का ही जरूरी है, या कोई एयर एम्बुलेंस या ऐसी चीज क्यों नहीं रखते फिर? सर जो एयर एम्बुलेंस होती है उनका कॉस्ट ज्यादा होता है। जो सामान्य, ये जो ट्रांसप्लांट का बेनिफिट तभी है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी ये ऑर्गन्स मिले। पैसे की वजह से किसी को भी ऑर्गन न मिलने कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, क्योंकि एयर एम्बुलेंस का खर्चा भी ज्यादा आता है, और हर एक व्यक्ति को एयर एम्बुलेंस का खर्चा उनको परवड़ता भी नहीं है। और दूसरा कि लीवर के लिए जो ट्रांसप्लांट का समय है वो 12 घंटे का समय होता है, तो उसके लिए हमारे पास वो समय भी रहता है, लेकिन कम समय में जितना पहुंचे वो इतना
अच्छा है, उसीलिए उनको बाय रोड भेजा जाता है। लेकिन हार्ट और लंग्स तो 4 और 6 घंटे में ट्रांसप्लांट करना होता है, तो बाय रोड पहुंचाने में वो पॉसिबल नहीं होता है, उसीलिए उसको चार्टर या कमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से भेजा जाता है। नीलेश भाई, ये लीवर की बात कही आपने, जैसे मेरी समझ है, और हो सकता है मेरी कुछ मर्यादाएं हो समझ इस बात को समझने में, कि कोई लाइव डोनर अगर मिल जाए तो वो उसका उसमें से एक टुकड़ा लेकर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और वो वहां फिर ग्रो होता है। और जो आदमी डोनेट करता है, जैसे ब्लड डोनेशन के बाद फिर उतना रक्त बन ही जाता है, इसीलिए इसी तरह इनका लीवर भी ग्रो होके जो साइज का था वो, ये क्या फिनोमिना है? सर, लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन्स है कि जो रीजनरेट होता है। जो लाइव डोनेशंस के अंदर जब भी परिवार में से कोई लाइव डोनेशन करना चाहता है, तो रिसिपिएंट से ज्यादा टेस्ट डोनर का होता है, और डोनर फीड होता है, डोनर का जो पोषण है वो चल सके ऐसा होता है, तो वो दिया जाता है। और 21 दिन के अंदर जो डोनर और रिसिपिएंट दोनों के अंदर ये जो है लीवर अपने सेम शेप पे वापस आ जाता है। लेकिन सर, हम जो कार्य कर रहे हैं कि परिवार में से क्यों किसी को भी ऑर्गन्स देने की जरूरत पड़े, उसीलिए हम लोग ये कैडेवरिक डोनेशंस के लिए कार्य कर रहे हैं, और वही मिशन लेके चल रहे हैं कि नो लाइव डोनेशन, ओनली कैडेवरिक डोनेशन। अभी हमारे देश में इतने सब लोग हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन से, इतने लोग ब्रेन डेड हो रहे हैं, तो लोग आगे इसीलिए नहीं आते हैं कि लोग को ऑर्गन डोनेशंस के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों को पता नहीं है। लेकिन हमारा देश तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाला हमारा देश है। लोग देना चाहते हैं, लेकिन उनकी पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग आगे नहीं आते हैं। तो उसीलिए ये कोर्स को हम लोगों को धीरे धीरे समझा रहे हैं कि भाई, अंगदान है जीवन दान है, अंगदान महादान है। ये बात आपने कही कि वो सोटो के मुताबिक इसका एलोकेशन वगैरह होता है, वो प्रोसेस होता है। तो ये क्या प्रोसेस है, कैसे एलोकेशन होता है? जैसे एक एग्जांपल दे हम कि आईकेडीआर में किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ऑब्वियसली कौन सी किडनी उसे चाहिए वो तो उनको मालूम होता है। तो फिर अगर उनको फिट हो ऐसी किडनी मिल जाती है, तो क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आगे की प्रक्रिया क्या होती है, आपका रोल क्या होता है? सर, एक तो ऑर्गन एलोकेशंस में हमारी कोई भी भूमिका नहीं होती है, और दूसरा है कि किसी की भी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रख के ऑर्गन्स का एलोकेशंस भी नहीं होता है। मैंने आगे आपको बताया सर कि जो ऑर्गन का एलोकेशंस होता है वो सोटो के माध्यम से होता है। किडनी के अंदर पॉइंट सिस्टम है, कितने टाइम से डायलिसिस के ऊपर है, परिवार में से कोई किडनी दे सकता है नहीं दे सकता है, एक बार उसका ट्रांसप्लांट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीजें देख के उनका मार्किंग सिस्टम होती है। जो अस्पताल में, जो आईकेडीआरसी में जो मरीज है, आईकेडीआरसी में पूरा टेस्ट उसका उसकी पूरी हिस्ट्री लेके फिर वो सोटो के अंदर उनका नाम रजिस्ट्रेशन होगा। तो और जो लीवर है उसमें आगे मैंने बताया कि मेल स्कोर है। मेल स्कोर के अंदर जो है आपका क्रिएटिनाइन का रिपोर्ट है, ब्यूरिबिन का रिपोर्ट है, और तीसरा एक रिपोर्ट है। उनके आधार से मेल स्कोर का जो रिपोर्ट बनता है, जिनका मेल स्कोर ज्यादा होता है उनको ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट, लीवर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उनको अलॉट किया जाता है। लेकिन वो भी क्रमानुसार ही है। वो पूरी जो प्रक्रिया है वो सोटो ही बताए, क्योंकि हम लोग उस, हमें पता नहीं है कि उनका एलोकेशंस की प्रक्रिया क्या है, वो हमें पता नहीं होती है। लेकिन जो मैं जितना जानता हूं, क्योंकि सर जब भी सोटो बना, तो सोटो का जो टास्क फोर्स की कमेटी में था उसमें मैं भी एक मेंबर था, तो वो ये थोड़ी बहुत चीज मुझे ज्ञात है सर। यानी कि आप ऑर्गन डोनेशन के लिए मोटिवेट करते हैं, कराते हैं, और फैसिलिटी अगर चाहिए तो ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, मगर ये ऑर्गन किसको दिया जाएगा उसमें आपका कोई रोल नहीं है। वो क्लियर नहीं। कट समझना चाहिए। कई लोग वो ये सोचते हैं कि आउट ऑफ टर्न भी
मिल जाता है ऑर्गन, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। सोटो जो नहीं तय नहीं नहीं। करता है उसके मुताबिक ही है। अच्छा, सोटो ने तय कर लिया कि ए बी सी में से ए को देना है, फिर क्या होता है? उसको इन्फॉर्म किया जाता है, क्या क्या होता है? सर, सोटो जो अस्पताल को ऑर्गन का एलोकेशन होता है, वो अस्पताल में भी कौन से पेशेंट को एलोट करना है, वो सोटो के माध्यम से वो अस्पताल को इन्फॉर्म किया जाता है। वो जी। अस्पताल को इन्फॉर्म करते हैं, फिर वो अस्पताल वो मरीज को बुलाते हैं, उनका वापस जो है फिटनेस का टेस्ट होता है कोई, तो ये सब देख के उनको किया जाता है। समझ लो कि वो मरीज आता है और लेकिन मरीज ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं है, तो वापस वो अस्पताल सोटो को इन्फॉर्म करता है कि हमारा ये मरीज को बुलाया था, वो ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं है। फिट नहीं है तो उनके रिपोर्ट्स भी वापस सोटो में अपलोड किए जाते हैं कि भाई क्या क्या उसको तकलीफ है, क्या है, फीवर आया है, इन्फेक्शन है क्या, जो भी कुछ है वो सोटो में इन्फॉर्म किया जाता है। फिर सोटो वापस दूसरे मरीज के लिए एलोकेशंस करता है और दूसरे मरीज को फिर ट्रांसप्लांट होता है वही अस्पताल में जो दूसरे नंबर पे है वहां पे। अच्छा, वही अस्पताल में मगर? हाँ, वही अस्पताल में जो वो अस्पताल को अलॉट किया गया है, लेकिन वो अस्पताल में जो पहला मरीज है उसको ट्रांसप्लांट के लिए बुलाया, लेकिन वो मरीज फिट नहीं है, तो फिट फॉर ऑपरेशन नहीं है? हाँ, वो फिट फॉर ट्रांसप्लांट नहीं है, तो वो अस्पताल वापस सोटो को इन्फॉर्म करता है कि हमारा ये मरीज है वो ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं है। फिट नहीं होने की वजह भी सोटो को वापस बतानी होती है, उनके रिपोर्ट्स भेजने होते हैं। सोटो वो रिपोर्ट सब पूरा देखता है और उनके बाद में सोटो वापस दूसरे को अलॉट किया जाता है। नीलेश भाई, बात तो प्रोसीजरली समझ में आई, मगर आप समय मर्यादा बता रहे थे, जैसे कि लीवर है तो 12 घंटा, हृदय है तो 4 घंटा। अगर ये एलोकेशन वाला पेशेंट को ये नहीं फिट होते तो नहीं दिया जाता, तो फिर इसमें कितना समय लगता है ये यहाँ से यहाँ करने में? सर, इसके अंदर जो ब्रेन डेड पेशेंट होता है, पहले तो हमें वो प्रोसेस समझनी पड़ेगी कि जो जो व्यक्ति ब्रेन डेड है उसको संभालना बहुत जरूरी है। जहां तक ऑर्गन प्रोक्योर करने के लिए अलग अलग टीम नहीं आती है वहां तक, तो जो डोनर अस्पताल है वहां पे वहां की टीम के साथ रह के उसकी उसके ऑर्गन्स को अच्छी कंडीशंस में रखना, ये भी एक हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि ऑर्गन्स को क्वालिटी ऑर्गन्स डोनेट करवाना है। क्योंकि एक बार पेशेंट ब्रेन डेड होता है, उनके बाद में धीरे धीरे उनके हर एक ऑर्गन्स बिगड़ते जाते हैं। वो बिगड़ते ऑर्गन्स को अच्छी क्वालिटी में, जहां तक ट्रांसप्लांट की टीम नहीं आती है वहां तक उसको अच्छी क्वालिटी में रखना, दवाइयों इंजेक्शनों के माध्यम से, वो जरूरी होता है। और उनके बाद में जब भी जो होता है, तो एक समय, जो ऑर्गन प्रोक्योरमेंट का समय तय किया जाता है। एक बार एपनिया टेस्ट, फर्स्ट एपनिया टेस्ट होता है, जो बड़े हैं एडल्ट व्यक्ति है उनमें 6 घंटे में 2 बार एपनिया टेस्ट होता है। दोनों एपनिया टेस्ट पॉजिटिव होता है, फिर एलोकेशन होता होता है। जो एक दिन से लेके जो 12 साल के जो बच्चे हैं उनमें 24 घंटे में 2 बार एपनिया टेस्ट करना होता है। 12 साल से 18 साल के जो व्यक्ति है उसमें 12 घंटे में 2 बार एपनिया टेस्ट करना होता है। फिर एलोकेशंस की प्रक्रिया होती है। एक ऑर्गन्स अहमदाबाद को दिया, एक मुंबई को दिया, एक दिल्ली को दिया, एक हैदराबाद को दिया, अलग अलग सिटी को ऑर्गन का एलोकेशन किया जाता है। अपना जो ऑर्गन स्टेट में ही रिक्वायरमेंट होती है उनका पूरा एलोकेशन स्टेट में ही होता है। स्टेट में नहीं होता है तो फिर वो रीजन में जाता है, रीजन में नहीं होता है तो फिर वो नेशनल में जाता है, और नेशनल में नहीं होता है और कोई फॉरेन नेशनल्स हमारे देश में रजिस्टर्ड है और उनका नाम नोटों में भी रजिस्टर्ड है, तो जो ट्रांसप्लांट अस्पताल है वो नोटों को एक रिक्वेस्ट करती है कि हमारे देश में कोई दर्दी नहीं है, वो हमारे अस्पताल में फॉरेन नेशनल्स ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर्ड है,
उनका नोटो आईडी ये है, तो उनको अलॉट किया जाए। नोटो पूरा देख के देश में नहीं होता है तो फिर कई बार फॉरेन नेशनल्स को अलॉट करती है। गुजरात में इस तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है, ये कौन तय करता है? और कितनी जगह पे, मैं किस किस जगह पे, आप 3-4 जगह के नाम दो, ज्यादा है तो दोगे तो भी चलेगा, मगर कहाँ, ये कौन तय करता है, कहाँ जाना होता है, क्या विधि करनी होती है, ताकि जब इस तरह के डोनर या कैडेवर मिल जाए तो आपको ऑर्गन दिया सके, तो क्या करना होता है इसके लिए? जो किडनी के लिए, जिसकी किडनी खराब है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बता सकता है। किडनी को जो मरीज है उनका क्रिएटिनाइन का रिपोर्ट 1.5 से ज्यादा होता है तो उनकी किडनी खराब होती है। किडनी खराब होने की भी दो वजह होती है, एक एक्यूट रीनल फेलियर होता है और एक क्रोनिक रीनल फेलियर होता है। जो एक्यूट रीनल फेलियर है कोई दवा के माध्यम से या कोई कारणसर होता है, लेकिन वो थोड़े समय में वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक रीनल फेलियर है, जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या जन्मजात बीमारी की वजह से वो जो क्रोनिक रीनल फेलियर जो होता है, तो उसमें तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट इलाज होते हैं। वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जब भी नेफ्रोलॉजिस्ट उनको पूरा देख के फिर उनको बता सकते हैं कि आपको अभी, क्योंकि क्रिएटिनाइन ऊपर है, क्रिएटिनाइन बढ़ता जाता है, तो फिर उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट बता सकता है। लीवर के अंदर जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है उनके पास में जाते हैं और पूरा रिपोर्ट निकाल के फिर देखते हैं कि लीवर सिरोसिस है। एक बार लीवर सिरोसिस है तो वो उनको हमें ट्रांसप्लांट की जरूरत रहेगी, क्योंकि लीवर बिगड़ते जाता है। तो किडनी में तो डायलिसिस भी इलाज है, लीवर में तो ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज ही नहीं है। हार्ट के लिए जब भी कार्डियोलॉजिस्ट और उनके पास में जाते हैं, देखते हैं कि हार्ट का पंपिंग कम है, हार्ट का पंपिंग 5 या 10% है, किसी की व्यक्ति की सांसें फूल जाती है, 5 स्टेप चलता है तो सांसें फूल जाती है, खाने पीने पे रिस्ट्रिक्शन है, वॉमिटिंग होता है, तो डॉक्टर्स उनको देख के पूरा रिपोर्ट्स निकाल के उनको देखते हैं कि अभी उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है। लंग्स के अंदर देखते हैं कि लंग्स खराब हो जाते हैं, जो श्वास 15-20 लीटर ऑक्सीजन पे किसी को हर एक दिन रहना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति की जो लंग्स की कैपेसिटी है, पूरा टेस्ट उनका करते, फिर वो डॉक्टर ही उनको बता सकता है कि उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। और जिसको ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है वो ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में नाम रजिस्टर्ड करवाते हैं। जी, ऐसा सुना है कि लंग्स और हार्ट दोनों एक साथ ही ट्रांसप्लांट होते हैं, इसमें कितना तथ्य है? कई मरीज ऐसे होते हैं कि जिसका हार्ट और लंग्स दोनों खराब हो गए हैं, तो उनका ट्रांसप्लांट, हार्ट और लंग्स दोनों का भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। जनरली ज्यादातर तो हार्ट का अलग ट्रांसप्लांट होता है, लंग्स के अलग ट्रांसप्लांट होते हैं। लेकिन कई मरीज ऐसे होते हैं कि जिसका हार्ट और लंग्स दोनों खराब हो गया, तो हार्ट लंग्स का कंबाइंड ट्रांसप्लांट हुआ। गुजरात में मेरे ख्याल से एक हार्ट लंग का कंबाइंड ट्रांसप्लांट हुआ है। किडनी में ऐसा, किडनी की बात करें तो किडनी में भी कई बार ऐसा होता है कि पैनक्रियास और किडनी का कंबाइंड ट्रांसप्लांट किया जाता है। यानी कि इट्स ए कॉम्प्लेक्स एंड कंपोजिट प्रोसीजर, मगर होता है। होता है जी, तो ये इसके लिए क्या, कहाँ जाना होता है पेशेंट को? सपोज कि उसको नेफ्रोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि आपको आपको किडनी ट्रांसप्लांट करानी होगी, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना होगा, फिर क्या करना होता है उसे? तो जो ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है गुजरात में, अहमदाबाद में, जो हमारी सरकारी जो अस्पताल है IKDS, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर, के जिसके अंदर हार्ट एंड किडनी और लीवर और पेनक्रियास का भी ट्रांसप्लांट होता है, वहां पे जाके रजिस्टर्ड करा सकते हैं। हार्ट के लिए हमारी UN मेहता जो है वहां पे भी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और अहमदाबाद में प्राइवेट अस्पताल भी बहुत है, तो वहां पे भी वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राजकोट में किडनी के लिए राजकोट में है, अहमदाबाद में है, नडियाद, बड़ौदा, सूरत, कहीं पे भी किडनी और लीवर का जहाँ पे कंफर्मेशन दे देता हूँ लाइव 15। हाँ, सॉरी।
हाँ, तो वो सर किडनी के लिए तो जैसे मैंने बताया कि IKDRC जो है वहां पे किडनी, लीवर और पैनक्रियास के लिए वहां पे रजिस्टर्ड करा सकता है, जो सरकारी अस्पताल है तो वहां पे रजिस्टर्ड होता है। जो प्राइवेट अस्पताल में कोई कराना चाहते हैं तो अहमदाबाद में प्राइवेट अस्पताल में सिम्स है, जाइडस है, स्टर्लिंग है, अपोलो है, केडी अस्पताल है, वहां पे करा सकते हैं। राजकोट में कोई कराना चाहता है तो राजकोट में, अहमदाबाद में मुर्जी जेठा है, बड़ौदा में भाईलाल अमीन है, सूरत में किरण है, महावीर है। ये जगह पे जहाँ पे भी कोई जिसको जहां ट्रांसप्लांट कराना है वहां पे वो ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर्ड करा सकता है। और मैं सर आपके आपके माध्यम से एक बात ये भी इसके अंदर जोड़ना चाहूंगा कि कई बार हमारे पास ऐसे सवाल भी आते हैं कि भाई ट्रांसप्लांट का में हमें कोई सरकारी मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकार को ये करती है कि नहीं करती है। तो सरकार, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि किडनी और लीवर के लिए जो अहमदाबाद में IKDRC में जो ट्रांसप्लांट होता है तो उनके अंदर जो BPL कार्ड होल्डर है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं उनको ट्रांसप्लांट में 50% राहत दी जाती है। जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली या कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं 18 साल के नीचे के, तो उनको भी ट्रांसप्लांट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और 18 साल तक उनकी जो ट्रांसप्लांट के बाद की दवाई भी उसको फ्री दिया जाता है। और उनमें नहीं आता है तो सर CM फंड से भी उसको राहत दी जाती है और PM फंड से का भी वो लाभ ले सकते हैं। हमारे गुजरात में हार्ट ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम देरी से शुरू हुआ, 2016 से शुरू हुआ, लेकिन गुजरात सरकार ने हार्ट और लंग्स के ट्रांसप्लांट के लिए भी सर 7.5 लाख की मदद की है। और जो हार्ट और लंग्स का जो कंबाइंड ट्रांसप्लांट है उनमें भी 10 लाख रुपया गुजरात सरकार सहाय दे रही है। जी, काफी अच्छी बात है। ये जो लोग ऑर्गन जो डोनर है उसको कोई खर्च आता है, उसको कोई खर्च करना पड़ता है? नहीं सर, ऑर्गन डोनर को कोई खर्च करना नहीं होता है। खर्च होता है, क्या खर्च होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। सर उनको बोलते हैं जो डोनर है, एक बार परिवार ऑर्गन डोनेशंस के लिए हाँ बोल देते हैं, फिर उनको उनको कैडेवर मेंटेनेंस एक्सपेंस बोलते हैं। जहां तक ऑर्गन का प्रोक्योरमेंट नहीं होता है वहां तक ऑर्गन को अच्छी क्वालिटी में रखने के लिए और ऑर्गन्स का क्वालिटी जानने के लिए अलग अलग टेस्ट करवाने पड़ते हैं। जैसे कि किडनी के लिए रिनल फंक्शन टेस्ट होता है, लीवर के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, USG होता है जिसमें किडनी की साइज क्या है, लीवर है तो फैटी लीवर है तो ग्रेड 1-2 क्या है वो सब देखा जाता है। 2D एको देखा जाता है कि उसके अंदर हार्ट का पंपिंग कितना है, HRCT देखा जाता है। तो ये अलग अलग टेस्ट आते हैं। और जो ब्रेंडेड पेशेंट है उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए उनको नॉरेड है, डोपामिन जैसे इंजेक्शन उनको दिया जाता है। ये सबके उनके एक्सपेंस आते हैं। तो पहले हमारे यहाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ सोटो मार्च 19 में बना, तो उससे पहले जो भी ये कैडेवर मेंटेनेंस होता था तो जो हमारी संस्था डोनेट लाइफ के माध्यम से वो जो एक्सपेंस होता था वो हम परिवार को दे देते थे। वो उनका एक्सपेंस हम उनके पास से नहीं लेते थे। और सोटो बनने के बाद में ये जो सब एक्सपेंस होता है, जो कैडेवर मेंटेनेंस एक्सपेंस है, अप टू 50,000 सोटो जो डोनर अस्पताल है उनको देती है सर। तो डोनर को कोई भी एक्सपेंस करने का जरूरत नहीं है सर। अच्छा, ये जो डोनेशन करते हैं, जैसे जो ब्लड डोनेशन करते हैं उनको अगर जरूरत पड़ी तो ब्लड बैंक से ब्लड लेने में इनको अग्रता मिलती है और आसानी से इनको ब्लड मिल जाता है इनके ग्रुप का। तो ऑर्गन डोनर जो है उसको सपोज कि आगे चल के जरूरत पड़ी कोई ऑर्गन की अपने लिए, तो इसमें कोई अग्रता मिलती है इनको? सर आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सर जब ये सोटो बना, मैंने आपको बताया कि उसकी टास्क फोर्स की कमेटी में था। उस समय जब ये कमेटी में ये डिस्कशंस में हमने ये पॉइंट रखा था कि आज जो भी डोनर है वो अंगदान करते हैं, ये निस्वार्थ करते हैं, कोई स्वार्थ के बगैर करते हैं।
यदि उनके परिवार में किसी को भविष्य में ऑर्गन की रिक्वायरमेंट पड़े तो उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और सरकार ने ये मंजूर भी किया है और लॉ में भी लेके आए हैं कि जब भी कोई अंगदाता परिवार को फ्यूचर में कोई ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उनको प्रायोरिटी, जो अलग अलग पॉइंट्स है उनके साथ में उनको ये पॉइंट्स की भी प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन उसमें एक हर्डल्स है, उसमें भी हमने सरकार का ध्यान वहां पे भी रखा हुआ है, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है सर कि 10 साल के अंदर ही कभी को जरूरत पड़ेगी तो दिया जाएगा। वो जो ऑर्गन्स का डोनेशन किया है वो ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी तो ही दिया जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है सर कि 10 साल में ही जरूरत पड़ सकती है। और समझ लो किडनी का दान किया है और लीवर की जरूरत पड़ी तो नहीं मिलेगा। और हृदय तो ऐसा ऑर्गन्स है कि जो जीते जी तो कोई भी व्यक्ति का दान नहीं कर सकता है सर। तो यदि उनको हृदय में भी जरूरत पड़े तो ऐसा तो हमने ध्यान पे ये चीज हम लोग लेके आए हैं कि उसमें थोड़ा बदलाव हो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन सरकार बहुत ही सहयोग इसके अंदर कर रही है और आएगा, हमें ऐसा लग रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि ये 10 साल की मुदत है, तो वैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये 10 साल वाली बात भी मैं मानता हूँ कि सरकार को सहानुभूति से सोचना चाहिए। और ये बात आपने बहुत पते की कही कि अगर किसी ने किडनी डोनेट की है और उसके रिलेटिव को लीवर फेल हो रहा है तो वो इसको जो जरूरत है वो लीवर की है, किडनी की नहीं है। तो इसमें स्वैपिंग का तो कोई मतलब नहीं है। ऑर्गन डोनेट किया है, ऑर्गन डोनेट में प्रायोरिटी उसको जो चाहिए उसमें मिलनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि ये दोनों चीजें सरकार अगर करे तो अच्छा रहेगा, ऑर्गन डोनर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, एक मोटिवेशन रहेगा। और आप जैसे लोग जो ये काम में जुटे हैं उनको भी कंपैरेटिवली सरलता रहेगी इनको कन्विंस करने के लिए कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो ये फायदेमंद रहेगा अगर किया है। तो ऐसे कोई फायदा देख के डोनेशन नहीं करता। फिलंथ्रोपिक जिसमें भाव है, कुछ किसी का भला करने का भाव वो करता है, तो उससे सामने काउंटर जैसे रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है बर्थडे में, वैसे इनको भी कुछ काउंटर रिटर्न मिलना चाहिए। और ये आपकी बात सही है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग प्रयत्न करेंगे और सरकार भी अपने यहाँ। अच्छी बात यह है कि गुजरात सरकार ऐसे सजेशनों को हमेशा पॉजिटिवली लेती है। तो गुजरात में किडनी इंस्टीट्यूट का जो ग्रोथ भी हुआ, अब तो यूनिवर्सिटी बन गई है, तो वो भी उसकी हैसियत से हुआ है। और बाकी भी और जगहों पे भी जैसे आपने जो अस्पतालों के नाम लिए, काफी अच्छी फैसिलिटी एक जमाने में नहीं थी, मगर आज वो अस्पतालों में भी एक फैसिलिटी खड़ी हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन हो, इसके लिए इस तरह के इंसेंटिव हो जरूरी है। तो मैं मानता हूँ कि ये आप आगे चल के सरकार से मंजूर करा पाएंगे। देखिए, आई डोनेशन के लिए मैं जानता हूँ पहले फॉर्म भरे जाते थे, बॉडी डोनेशन के लिए भी भरे जाते हैं। तो ये जो ट्रांसप्लांट है, कोई भी वाइटल ऑर्गन, किडनी है या उसका संकल्प करते हुए भी कोई फॉर्म भरा जाता है, या कोई, मैं मानता हूँ आपके परिवार में भी ऐसा कोई उदाहरण मौजूद है, तो ये क्या है? सर, जो भी व्यक्ति, पहले क्या था कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से ऑर्गन डोनेशंस का प्लेज करवाता था। लेकिन सरकार ने अभी एक बहुत ही अच्छा ये कर दिया है कि पूरे राष्ट्र में एक ही कॉमन ऑर्गन प्लेज का भी रजिस्ट्रेशन हो। तो उसीलिए सरकार ने एक पूरे देश में ऑर्गन प्लेज रजिस्ट्रेशन का भी एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर जो भी व्यक्ति प्लेस करना चाहता है, 18 साल की उम्र से ऊपर का व्यक्ति प्लेस करना चाहता है वो प्लेस कर सकता है। और वो आधार से लिंकअप है और आधार नंबर के साथ में उसको एक यूनिक आईडी भी नोटों का
जनरेट करके दिया जाता है। तो उसके अंदर जो ऑर्गन डोनेशंस तो वही व्यक्ति कर सकता है कि जिनका ब्रेन डेड होता है, लेकिन आप प्लेस कर सकते हो कि यदि मैं ब्रेन डेड होता हूं तो मेरे जो सॉलिड ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, उनका मैं डोनेशन करूंगा। और जो मेरे टिश्यूज है जिसमें कॉर्निया है, स्किन है, बोन्स है, हार्ट वाल्स है, वेसल्स है, तो उनका मैं मरने के बाद में, नेचुरल डेथ के बाद में भी मैं डोनेट करूंगा। कौन कौन से ऑर्गन्स का डोनेशंस करना है वो आपको वो फॉर्म में फिलअप करना है। ब्रेन डेड के अंदर हमारे सॉलिड ऑर्गन्स एज वेल एज हमारे टिश्यू के डोनेशंस हो सकते हैं, और नेचुरल डेथ में हमारे टिश्यू के डोनेशंस हो सकते हैं। और उनके अंदर आपके जो परिवार के कोई भी एक सदस्य का भी उनमें कांटेक्ट नंबर आपको देना है। तो जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हो ऐसे तुरंत उनको भी एक मैसेज चला जाएगा कि आपके परिवार से फलाने फलाने व्यक्ति ने आज नोटों के साथ में एक ऑर्गन डोनेशन का प्लेस किया हुआ है। तो ये परिवार के सदस्यों को भी उनकी जानकारी मिलती है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भारत सरकार की ओर से जैसे भी प्लेज संपन्न होती है तो उनको तुरंत ही उनके व्हाट्सएप के ऊपर या मेल के ऊपर एक प्लेज सर्टिफिकेट भी आ जाता है, वो अपने यहाँ प्लेज करके रख भी सकता है। तो एक बहुत अच्छा ये बनाया है। हमारी संस्था डोनेट लाइफ सर एक मिशन लेके चल रही है कि 2047 में जब भी हमारा देश शताब्दी वर्ष की मना रहा होगा तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होगी। तो हमने एक हमारा नंबर भी सर एक उसके लिए जो प्लेज के लिए हमने जारी किया है 9081812047 वो हमारा मिशन है कि 2047 में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होगी। वो मिशन लेके हम लोग चल रहे हैं। तो ये नंबर हमने निकाला है। ये नंबर पे मिस कॉल करेंगे तो भी आपको तुरंत ही एक लिंक आ जाएगी, जो नोटों की जो एक लिंक है वो लिंक आ जाएगी। वो लिंक पे जाके भी आप फॉर्म भर सकते हो, या तो नोटों की वेबसाइट पे जाके भी आप ऑर्गन डोनेशन का प्लेज ले सकते हो सर। और फिर जब डोनेशन की समय आ जाए तो क्या होता है? सर जब भी कोई ब्रेन डेड होता है, नोटो क्या करेगा सर कि अभी पूरी प्रक्रिया अभी पिछले 6-8 महीने से ही ये शुरू हुई है। अभी तक करीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारे देश में अलग अलग राज्यों से प्लेज लिया हुआ है। तो नोटो एक बार क्या करेगी, जो मुझे जो ध्यान है उसी हिसाब से कि हर एक राज्य में से जिन जिन ने प्लेज लिया है राज्य के हिसाब से वो प्लेज का डिटेल्स सोटो को जानकारी देगी कि आपके राज्य से सिटी वाइज इतने इतने लोगों ने प्लेज लिया हुआ है। फिर सोटो ये व्यवस्था ये करेगी कि भाई सूरत से कितने लोगों ने लिया है, अहमदाबाद से कितने लोगों ने लिया है। तो वहां की जो भी सिस्टम है उनके साथ में ये सिस्टम बनाएंगे ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जिन लोगों ने प्लेज लिया है समझ लो कि उनमें से कहीं भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड होता है तो वो किसी को भी जानकारी कर सकता है, या तो नोटो की जो हेल्पलाइन नंबर है उनके ऊपर भी फोन करके वो बता सकता है, क्योंकि फॉर्म जो उनका जो सर्टिफिकेट है उनका उनका नोटो का एक आईडी भी है कि हमने ये तारीख को लिया था, हमारा नोटो आईडी ये है, हम ऑर्गन डोनेशंस करना चाहते हैं। नोटो देखेगा कि कौन से स्टेट का है, कौन से शहर का है, तो वहां पे जो लोकल लोग काम करते होंगे या सोटो के लोगों को उनको इन्फॉर्मेशन देके ये पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और अभी तो क्या है कि आप प्लेस करते हो फिर भी आपको फॉर्म नंबर 8 में कंसेंट देनी कंपलसरी होती है। अभी तो ऐसा चल रहा है। फ्यूचर में क्या, क्योंकि हमारे यहाँ ऑप्ट इन सिस्टम है, ऑप्ट आउट सिस्टम नहीं है। हमें ऑर्गन डोनेशन करना है वो हमें बताना है। दूसरे दूसरे शहरों में ऑप्ट आउट सिस्टम है, उसमें ऐसा है कि हम ऑर्गन डोनेशन करना नहीं चाहते हैं, वो हमें बताना है, नहीं तो वो ऑर्गन पूरा डोनेशन होता ही है, ब्रेन डेड होता है तो उसके अंदर। मगर ये किसी ने गुजरात में रजिस्ट्रेशन कराया और हाँ जी सर। ऐसा तमिलनाडु में जाके कोई एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन डेड हो गए, तो बराबर फिर है क्या होता है? ये तो सर। कैसे पता चलेगा? कोऑर्डिनेशन सर कैसे होगा? गुजरात में उन्होंने रजिस्टर्ड कराया है।
अभी गुजरात में बहुत से लोग दूसरे राज्य के लोग भी आके रहते हैं, लेकिन वो वहां पे दूसरा भी एक कॉलम है कि आपने कौन से आपने ऑर्गन डोनेशंस के लिए आपको किसी ने सलाह दी कि इन्होंने आपको बताया कि ऑर्गन डोनेशंस करना चाहिए, उसमें एनजीओ का सेक्शन है, एनजीओ में अलग अलग नाम है। बैक एंड में ये पूरी डिटेल्स नोटों के पास में रहती है। जब भी ऐसा कुछ आता है तो नोटों के पास फोन करेंगे, नोटों देखेंगे कि भाई सूरत से डोनेट लाइफ ने करवाया है, तो हमें इन्फॉर्म करेगा। फिर हम जो तमिलनाडु में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई ये जो कार्य है वो वहां पे उन्होंने ऑर्गन डोनेशंस का प्लेज लिया है, परिवार ऑर्गन डोनेशंस करना भी चाहता है, ये अस्पताल में एडमिट है, आप जाके वहां पे ऑर्गन डोनेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करवाए। या तो वहां की रोटो को भी बात कर सकते हैं, वहां के सोटो को भी बात करके पूरा प्रोसेस हो सकता है। अभी कई बार सर ऐसा होता है कि हम लोग इधर गुजरात में है, लेकिन दूसरे राज्य से कॉल आता है कि हमारे आई डोनेशन कराना है, बेंगलोर में आई डोनेशन कराना है, राजस्थान में आई डोनेशन कराना है। तो हम लोग जो लोग राजस्थान में इसके अंदर कार्य कर रहे हैं उनको फोन करके संपर्क करते हैं कि ये जो व्यक्ति है फलाने अस्पताल में है, यहाँ पे है, उनका कांटेक्ट नंबर ये है, आप जाके वहां से ऑर्गन डोनेशन या तो आई डोनेशन कराइए। तो अभी ये हो भी रहा है। काफी अच्छी व्यवस्था है। नीरज भाई, ये जो आपने बात की है तो ट्रांसप्लांटेशन तक की बात की, ऐसा हमारी समझ में है कि इसके बाद अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो इम्यूनो सप्रेशन पे भी काफी खर्चा होता है, तो वो खर्चा कौन देता है? सर वो खर्चा तो मरीज को देना है, और कई अस्पताल में ऐसा है कि जो वहां पे अलग अलग ट्रस्ट है सर, तो ट्रस्ट के माध्यम से वो मरीज को दिया जाता है। आज ट्रांसप्लांट के प्रोग्राम में एक चीज अच्छी हुई है कि बहुत से ऐसे एनजीओ है, ट्रस्ट है, वो उसके लिए कार्य कर रहे हैं, फाइनेंस के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो पैसे की वजह से किसी का भी ट्रांसप्लांट सर रुका नहीं है। हमारे सूरत में ही 2-3 लड़के ऐसे हैं कि खूब सामान्य परिवार से है और उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसका जो भी इम्यूनो सप्रेशन ड्रग का जो पैसा है जो अस्पताल में उन लोगों ने ट्रांसप्लांट कराया था, वो अस्पताल के एनजीओ के माध्यम से उनको उसमें राहत दी जाती है सर। अक्सर कितना खर्चा आता है इम्यूनो सप्रेशन का, जो और कितने साल तक करना पड़ता है? सर 15,000 20,000 का खर्चा हार्ट ट्रांसप्लांट में लगी जाता है। लीवर और किडनी में थोड़ा कम आता होगा, लेकिन उसके पूरा बारे में, क्योंकि ट्रांसप्लांट के जो एक्सपेंस जो होता है ना, उसके बारे में हम लोग इतनी जानकारी नहीं रखते हैं सर। मगर वो जब तक आप जिंदा हो तब तक लेना पड़ता है, जब तक लेना पड़ता है, जब आजीवन लेना पड़ता है। यानी वो खर्च पेशेंट को लेना पड़ता है, या कोई त्रिवेदी साहब के मैंने 2-3 प्रोग्राम में हाजिरी दी थी, कई ट्रस्ट के साथ मिलकर भी ये इनका चलता था, इन लोगों को सपोर्ट करने का काम। तो आपकी बात सही है, ट्रस्ट के माध्यम से भी ये हो सकता है। यानी दर्शक मित्रों, जो ट्रांसप्लांट हो भी गया किडनी का या लीवर का, तो किसी और का वो अंग है, वो आपके शरीर में उसको स्वीकार करने के लिए शरीर तैयार नहीं होता है, और इसीलिए इम्यूनो सप्रेशन की उपयोगिता जरूरी होती है। जब तक ये आप कुछ करते हैं तब तक ये जरूरी होती है। तो ये बातें हमने आज नीलेश भाई के माध्यम से आपके सामने रखी। किडनी ट्रांसप्लांट हो या लीवर ट्रांसप्लांट हो, मुझे ये एक समय था जब गुजरात के बाहर जाना पड़ता था, काफी बड़ा खर्चा होता था। अभी हम मर्यादित खर्च में कर सकते हैं। तो आज नीलेश भाई से काफी अच्छी हमें इंफॉर्मेशन मिली, इसलिए नीलेश भाई के हम शुक्रगुजार हैं। और कुछ चाहिए आपको इंफॉर्मेशन तो नीलेश भाई मानलेवाला सूरत स्थित है, अगर आप हमारा संपर्क करेंगे तो भी हमारे जरिए उनका फोन नंबर वगैरह मिल सकेगा। तो आशा करते हैं आपको जरूरत न पड़े, मगर अगर पड़े तो भी
या यहाँ फिर IKDR में यानी इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी रिसर्च है, वहाँ भी संपर्क करने से इनके PRO के पास से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो बस आज हम यहाँ रुकेंगे। अगली बार किसी और विषय के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद और शब बखैर, शुभ रात्रि।